नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज पुनः आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं और ये हमारी बॉटनी की सीरीज चल रही थी। तो बॉटनी के ये विशेष क्वेश्चन है और अच्छी श्रेणी के क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बिहार के पीजीटी मित्रों के लिए और ये आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के एग्जामिनेशन के लिए, जेआईसी के एग्जामिनेशन के लिए, एकलव्य पद्धति के लिए, इन सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको डाटा जो दिया जाता है वो बहुत परफेक्ट दिया जाता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐप है हमारा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है। उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। हमारे 3 बैच हैं। एक है 699 का जो कि यूपी के टीजीटी और पीजीटी तक वैलिड रहेगा, और जो हमारा 1199 का है ये टीजीटी और पीजीटी और उसके अलावा ईएलटी के एग्जाम तक वैलिड रहेगा। यही आपको काम करेगा बिहार पीजीटी के लिए, ये बिहार पीजीटी के लिए और आरपीएससी के लिए और आपका ईएलटी के एग्जाम के लिए ये बैच परफेक्ट है। आप इसे आज ही ज्वाइन करें। और 1099 का जो बैच है वो आश्रम पद जीआईसी के लिए है और एकलव्य पद्धति के लिए। तो एकलव्य और इसके लिए, इसके साथ आपको नोट्स मिलने वाले हैं, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है, इसके साथ आपको थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं, सारी थ्योरी क्लासेस मिलने वाली हैं और सारी एमसीक्यू की क्लासेस मिलने वाली हैं। आज ही ज्वाइन करें। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के लगभग 254 मित्र ऐसे हैं जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सिलेक्ट हो चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा बने। मैं वादा करता हूं आपको चैन से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, नजर डालते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 74 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पी अनुकूलन स्वपरागण को रोकने के लिए नहीं है, और which of the following is not a floral adaptation to the prevent of cell pollination? सेल पॉलिनेशन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा प्राय इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फ्लोरल एडॉप्टेशन प्रिवेंट द सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन को इसमें कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा वो कौन सा है जो सेल पॉलिनेशन को नहीं रोकता है? तो हम आपको बता दें, पहले एक एक के बारे में जान लें। और इससे एग्जाम में जैसे डाइकोगेमी दिया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछते हैं डाइकोगेमी क्या होता है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो डाइकोगेमी के बारे में बता दें। डाइकोगेमी क्या होता है? जब मेल, ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर। मान लेते हैं कि जो एंड्रोशियम है, जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में जो एंथर है वो मैच्योर अलग समय पर हो रहे हैं और गाइनोशियम जो है वो मैच्योर अलग समय पे हो रहा है। तो मान लेते हैं एंड्रोशियम से जो या एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकले और वो अगर गाइनोशियम पे गिर भी जाते हैं तो वो चूंकि मैच्योर है नहीं तो वो उसे अडॉप्ट करेगी नहीं, तो इसलिए सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। तो डाइकोगेमी क्या होता है? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं तो उसे हम डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। फिर आता है हेरकोगेमी क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन हेरकोगेमी पूछा जाता है। हेरकोगेमी क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है। इसमें क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है, बैरियर प्रिवेंट सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन के लिए फिजिकल बैरियर्स पाए जाते हैं तो वो प्राय हेरकोगेमी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कैलोट्रोपिस में, इसमें जैसे कि कैलोट्रोपिस में इसमें क्या पाया जाता है? गाइनोस्टीजियम पाया जाता है। इस गाइनोस्टीजियम की वजह से प्राय सेल पॉलिनेशन नहीं होता है। फिर आता है पॉलीस्पर्मी। बिल्कुल, पॉलीस्पर्मी ऐसा है जो प्राय सेल पॉलिनेशन को नहीं रोकता। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से अधिक स्पर्म का बनना, पॉलीस्पर्मी कहलाता है। तो सेल पॉलिनेशन को ये नहीं रोकता है। तो ऑप्शन हम 4 को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है बिना युग्मक संलयन के स्पोरोफाइट के उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब हुआ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी देखिए दो शब्द आप जानते हैं, एक वर्ड आता है गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट, और एक वर्ड आता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो गैमिटोफाइट क्या होता है? जब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है तो उसे गैमिटोफाइट कहते हैं, और जब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है तो उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो कहता है कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का बनना जो विदाउट गैमीट फ्यूजन के क्या कहलाता है? तो वो प्राय इनमें से क्या कहलाता है? तो वो प्राय एपोमिक्सिस कहलाता है। और यहाँ एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, जीनिया, मेटाजीनिया, इन चारों से लगभग 10-10 बार क्वेश्चन अब तक पूछे गए। एपोमिक्सिस बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एपोमिक्सिस क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एम्फीमिक्सिस क्या होता है आपसे पूछा जाता है, जीनिया क्या होता है आपसे पूछा जाता है, मेटाजीनिया क्या होता है। ये बार बार आपसे एग्जाम में इस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन अपने आप में कम से कम 10-10 क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो इनको हम पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना उद्देश्य नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर इससे बनते जुनते 10 प्रकार के भी क्वेश्चन है तो आप वो सॉल्व कर सके। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। तो यहाँ ले लेते हैं एक रेड पेन। तो पहले जो हमारा पूछा हुआ है उस पे देख लेते हैं क्या पूछा हुआ। एपोमिक्सिस किसे कहता है? एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, एपोमिक्सिस। तो पहला आता है टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय, अर्थात एपोमिक्सिस शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? तो एपोमिक्सिस शब्द विंकलर ने दिया था। किसने दिया था? विंकलर, विंकलर ने दिया था। कब दिया था? 1908 में। WINKLER है, विंकलर ने सर्वप्रथम एपोमिक्सिस शब्द दिया था। तो इसको आप रट लीजिएगा कि एपोमिक्सिस शब्द किसने दिया। होता क्या है? एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एबनॉर्मल क्या होता है? देखिए नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं, और प्लस फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इसमें न गैमीट बनते हैं न फर्टिलाइजेशन होता है, इनका अभाव होता है, इनका अभाव होता है। अर्थात स्पोरोफाइट जो अवस्था है, स्पोरोफाइट, या बोल सकते हैं जो जाइगोट है, वो जाइगोट बिना मियोसिस, ध्यान रखिए, बिना मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन और बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस बिना फर्टिलाइजेशन निषेचन के जब जाइगोट बन जाता है उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस, यानी बिना मियोसिस, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द एपोमिक्सिस। किसने दिया? तो विंकलर ने दिया था। तो यहां से ये क्वेश्चन बना, और यही क्वेश्चन आपको यहां पूछा है। ये अगर आप यहां नजर डालेंगे कहा इस पे, तो इसका आंसर होगा नंबर फर्स्ट, एपोमिक्सिस। वही दिया, द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है? इसको भी हम चूंकि आपको बता के रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? एम्फीमिक्सिस क्या होता है? एम्फीमिक्सिस क्या होता है? नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? नॉर्मल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? भाई मियोसिस होती है, मियोसिस के पश्चात गैमीट बनते हैं, और गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट या स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो उसे हम जो एम्फीमिक्सिस कहते हैं, और एम्फीमिक्सिस कहते हैं इसको। अब हमारा आता है एक शब्द आता है जो दिया था, जीनिया किसे कहता है? जीनिया। और जीनिया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में अगर आप बॉटनी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जीनिया बार बार पूछता है। जीनिया होता क्या है? तो जीनिया का पहले तो समझ लो टर्म किसने दिया था, जीनिया शब्द किसने दिया था। तो चलो हम लिख लेते हैं शब्द किसने दिया। तो जीनिया शब्द फोक ने दिया था। किसने दिया था? फॉक ने दिया था। कब दिया था? 1881 में जीनिया शब्द फॉक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? डायरेक्ट इक्टेपर। इन्होंने कहा था जो पॉलिन ग्रेन्स है, पॉलिन जो ग्रेन्स है या पॉलिन ग्रेन्स है, जो कहता है पॉलिन ग्रेन्स है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट इंडोस्पर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? इंडोस्पर्म पे। जो पॉलिन ग्रेन है वो फर्टिलाइज करते हैं, और उन पॉलिन ग्रेन्स का डायरेक्ट प्रभाव एंडोस्पर्म या भ्रूण कोष पर पड़ता है, तो उसे जीनिया कहते हैं। और एक शब्द आता है मेटाजीनिया, इसको भी देख लीजिए, मेटाजीनिया।
मेटाजीनिया जो शब्द आता है ये किसने दिया था? तो गिवन बाय, किसने दिया था इसको? तो गिवन बाय श्विंगल। श्विंगल ने कब दिया था? 1928 में। इनका कहना था कि पॉलन ग्रेन का जो इफेक्ट होता है, पॉलन ग्रेन का जो इफेक्ट होता है, वो पॉलन ग्रेन किस पर इफेक्ट करते हैं? तो इन्होंने कहा सीड कोट पर। किस पर इफेक्ट करता है? कहता सीड कोट पर अथवा फ्रूट फ्रूट वॉल पर जो असर होता है उसे हम पॉलन ग्रेन का, आप लिखेंगे जो पराग कण है या पॉलन ग्रेन का जो इफेक्ट है जब वो सीड कोट पर करता है या फ्रूट वॉल पर जब उसका इफेक्ट होता है तो उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा आ गया कौन सा? ए। ये चारों हमने बता दिया। एग्जाम की दृष्टि से यहां से लगभग 10 क्वेश्चन हमने आपको डाटा दिया है जिससे 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातिकरण जिसमें एक समष्टि दो भौगोलिक पृथक्करण समष्टियों में विभक्त हो, असमान वर्णात्मक बाध्यता एवं आनुवंशिक च्युति अनुभव करती है होता है। द स्पेसिमेन इन विच द पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू टू जियोग्राफिकली आइसोलेशन। यहां से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है कि दो जियोग्राफिकली एरिया में डिवाइड हो। पॉपुलेशंस एक्सपीरियंस डिसिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर्स एंड जेनेटिक डिप्टीज। तो यहाँ जो दिए हैं इनमें से दो से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक आपसे सिंपैट्रिक स्पेसिएशन पूछता है और एक एलोपैट्रिक से। इसको रट लीजिएगा, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, आप कहीं का भी दे रहे हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको दोनों आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। तो देखिए एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक क्या होता है? सिंपैट्रिक की अगर हम बात करें, देखिए सिंपैट्रिक क्या होता है? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक और सिंपैट्रिक, सिंपैट्रिक का मतलब समान जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाना। किसमें पाया जाना? समान जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाना। कहां पाया जाना? समान जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाना सिंपैट्रिक कहलाता है। एलोपैट्रिक का मतलब होता है, एलोपैट्रिक का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल बैरियर का पाया जाना। जियोग्राफिकल बैरियर का पाया जाना, बैरियर का पाया जाना। अर्थात सिंपैट्रिक का मतलब हुआ कि मान लेते हैं ये एक एरिया है, ये जियोग्राफिकल, एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज ये है, दोनों स्पीसीज एक ही जियोग्राफिकल एरिया में पाई जा रही, तो ये कहलाएंगी प्राय सिंपैट्रिक। क्या कहलाएंगे से? एलोपैट्रिक में मतलब क्या हुआ? एक स्पीसीज मान लेते हैं ये हमने इस कलर की बना दी और एक कलर मान लो हमारे पास एक स्पीसीज ये है और दोनों एक बैरियर के द्वारा, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में पाई जा रही है, तो उसे हम एलोपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो उसने कहा है अलग अलग जो पाई जाती है, तो ऑप्शन एलोपैट्रिक सही होगा। ध्यान रखिएगा। पैरापैट्रिक क्या होता है? एक ऑप्शन दिया 3 नंबर, पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक क्या होता है? जब दो स्पीसीज जो होती हैं, जब क्या होती हैं? दो स्पीसीज होती हैं, ये इस तरह की दो स्पीसीज हैं और एक मान लेते हैं ब्लू वाली ले लेते हैं, और ये पार्शियल आइसोलेटेड होती है, पूर्ण रूप से आइसोलेट नहीं होती है, इनके कुछ हिस्से आपस में मिक्स होते हैं, पूर्ण रूप से अलग नहीं होती और ना पूर्ण रूप से आपस में मिक्स होती हैं। अगर इस प्रकार का स्पेसिएशन है तो उसे हम पैरापैट्रिक के नाम से जानते हैं। मतलब दोनों ना तो पूर्ण रूप से अलग है, ना तो दोनों पूर्ण रूप से साथ है, इनके कुछ हिस्सा यानी पार्शियल जो सेप्टल आइसोलेशन होता है, मतलब पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से विभक्त होती हैं दोनों। और आता है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। क्या होता है? जो पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन होता है इस आइसोलेशन बाय द पॉपुलेशन एट द पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है पहले मान लेते हैं यहाँ एक नई स्पीसीज बनी, फिर वो बाद में स्पीसीज आकर थोड़ी दूर हो गई, तो उसे हम पैरापैट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ जो प्राय सही करेंगे वो हम 2 नंबर को सही करेंगे, क्योंकि जो उसने पूछा है जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, तो वो है एलोपैट्रिक। हमने आपको चारों बता दिया है। थोड़ा सा हम इरेजर लेंगे और कुछ ज्यादा रंग कूद गया उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में वार्षिक सीमित वर्षा, मृदा में पोषक तत्वों की कमी एवं वर्ष पर्यंत शुष्क जलवायु होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द एनुअल रेनफॉल, जो वार्षिक वर्षा होती है, साल में जब बरसात आती है, आप सब जानते हैं, तो वर्षा होती है, तो वही पूछ रहा है कि एनुअल रेनफॉल इज लिमिटेड लैक टू द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। वार्षिक वर्षा मृदा में पोषक तत्वों की कमी एवं वर्ष पर्यंत शुष्क जलवायु होती है। कैसी होती है? पूरे वर्ष भर उसमें प्रायः शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो देखिएगा, ओशियन है तो यहाँ तो वर्षा का तो असर पड़ेगा नहीं, फुल टाइम वाटर रहेगा, फुल टाइम जल रहेगा। लेक्स में भी वाटर रहता है, कोई मतलब नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में परमानेंट, ध्यान रखिएगा, परमानेंट बारिश हुआ करती है या वर्षा लगातार रुक रुक कर हुआ करती है। अब आया ग्रास लैंड। बिल्कुल, ग्रास लैंड ऐसे होते हैं कि जब अधिक वर्षा होती है तो उनके मिनरल्स तत्व बह जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है और ये वर्ष पर्यंत शुष्क जलवायु होती है। मतलब वर्षा एक बार हो गई, परमानेंट वर्षा यहाँ नहीं होती है। तो ऑप्शन हम 4 को ही लगाएंगे, ग्रास लैंड। किसको लगाएंगे? ग्रासलैंड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पढ़कर, अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म? कॉमनसेलिज्म होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। कॉमनसेलिज्म में जब दो प्लांट साथ साथ रहते हैं या दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्या होता है जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, क्या कहते हैं? साथ साथ रहते हैं और उनमें से एक को लाभ होता है, एक को क्या होता है? लाभ होता है, और जो दूसरा है उसको ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, उसे हम कॉमन सेलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सेलिज्म कहते हैं। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद द लेग्यूम प्लांट। तो ये क्या है? ये सिम्बियोटिक कंडीशन है। क्या है? सिम्बियोटिक। म्यूटेलिज्म है, दोनों को फायदा हो रहा है, सिम्बियोटिक कंडीशन है। ए माइक्रोब इन लिविंग इन ह्यूमन गट, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब जो होते हैं वो ह्यूमन गट में रहते हैं, तो इसमें भी दोनों को फायदा होता है। जो कुछ माइक्रोब्स रहते हैं जैसे कि ई कोलाई है, तो वो कुछ चीजों को तोड़ते हैं हमारी बॉडी में और उसके बदले आवास और भोजन देते हैं, तो ये भी गलत है। ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री, देखिए जो ऑर्किड प्लांट है उसको तो फायदा हो रहा है, मैंगो ट्री के ऊपर उगाया, मगर इस ऑर्किड प्लांट से मैंगो का जो आम का पौधा है, ना तो उसको कोई लाभ होता है ना तो उससे कोई हानि होती है। तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। और चौथा भी देख लेते हैं, एनाबीना इन द एरियल रूट ऑफ साइकस। बिल्कुल, एनाबीना जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो जो साइकस की रूट होती है उसको नाइट्रोजन मिनरल्स मिलते हैं, उसके बदले में वो आवाज देता है। तो ये सब सिम्बियोटिक के एग्जांपल है। अगर तीसरा नंबर जो है वो कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। कॉमन सेलिज्म हमने आपको बताया होता क्या है, होता यह है कि जब कोई भी दो जीव साथ रहते हैं, उनमें से एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती, ना कुछ फायदा हो रहा है ना तो उसको नुकसान हो रहा है, तो उसे हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? कॉमन सेलिज्म के नाम से जानते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। पोसी स्तरों के मध्य लिंडमैन दक्षता सूत्र, दक्षता इज इक्वल टू ए अपॉन बी द्वारा वर्णित की जाती है। यहाँ ए और बी क्रमशः क्या है? द लिंडेमैन्स efficiency between tropic levels is depicted by the formula efficiency A upon B, where A and B are respectively are। यहाँ A और B प्राय क्या है? यहाँ A B क्या है? तो A B क्या होते हैं? Assimilation at the tropic level and assimilation at tropic level n-1। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्या सही होगा? 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? देखिएगा, जो पॉल्यूशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। तो जो प्रदूषक डायरेक्ट निकलते हैं, मतलब सोर्स से निकलते हैं और डायरेक्ट प्रदूषण फैलाते हैं, वो सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और
और बहुत सारी पोल्यूटेंट्स है, डिटर्जेंट है जो दुनिया भर का है, वो जो डायरेक्ट पोल्यूटेंट फैलाते हैं, मतलब निकले और हवा में अगर मिले या मिट्टी में मिले तो वो डायरेक्ट प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राय प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के, जब कई सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, प्रदूषण का कार्य करते हैं, या वो बाई प्रोडक्ट होते हैं और तब वो प्रदूषण का कार्य करते हैं, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है ओजोन। ओजोन वैसे बेनिफिशियल होती है। जो ओजोन होती है वो प्राय स्ट्रेटोस्फियर में अगर पाई जाती है तो वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती, हमारे लिए लाभदायक है। मगर यदि वो वातावरण में आ जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये ओजोन जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मरकरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में और कौन कौन आता है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में ध्यान रखिएगा, ओजोन पूछ लेता है, एक पैन पूछता है, पैन, और पैन का फुल फॉर्म भी पूछता है। क्या पूछता है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, नाइट्रेट। और इसके अलावा और कौन होता है? नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड, एसिड। और कौन सा होता है? SO3, SO2 नहीं, SO3, फिर से ध्यान, SO2 नहीं, SO3 भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आता है। H2SO4, देखिए ये जब उससे जल से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? जल से क्रिया करने वाले, यानी दो कंपाउंड्स मिलकर एक नया जनरेट करते हैं, तो ये भी क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आता है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। तो समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ ऑप्शन आएगा ओजोन। फिर कहता है पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे ऊपर का क्षेत्र जहां लघु तरंग यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण अवशोषित होते हैं, द अपर मोस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वेयर द शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब। वो प्राय कहाँ एब्जॉर्ब होती है? तो अभी हमने बताया था, वो प्राय स्ट्रेटोस्फियर में प्राय क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और यह ओजोन लेयर प्राय यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शन हम 3 को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? तो प्राय ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? तो 3 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से प्रक्रिया एवं उसकी कारक प्रजातियों को सुमेलित युग्म का चयन कर लीजिए। भूमंडलीय नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया। द सिलेक्ट द करेक्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द प्रोसेस एंड ईट द कास्टिव स्पीसीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो। प्रोसेस और द ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल। इसमें से कुछ प्रोसेस दिया है, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन दिया है, और नाइट्रिफिकेशन दिया है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया है। ये उसने प्राय हमें क्रम उपलब्ध कराया है। तो यहां आंसर सही क्या करेंगे हम? क्या सही करेंगे? तो देखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन जो करता है, इसमें डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो स्यूडोमोनास करता है। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो प्राय स्यूडोमोनास करता है। तो फर्स्ट में 3 लेके चलो। फर्स्ट में कौन सा? डी। फर्स्ट में डी, तो फर्स्ट में एक ये डी आया, बस यही सब डी है, बकाया सब में 2 2 है। इसी को लेके चलो, इसी को सही करेंगे चल के इन फ्यूचर। चलिए, और सेकंड में क्या सही होगा? सेकंड में सी, यानी नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण का काम कौन करता है? तो नाइट्रीकरण का कार्य करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन करता है? ना 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 ना, ना। हाँ हाँ ठीक, नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। तो प्राय नाइट्रिफिकेशन, दूसरे पे नाइट्रिफिकेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करिए। नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन में कौन काम करता है? तो सेकेंड में आएगा सी, नाइट्रिफिकेशन का कार्य करता है नाइट्रोबैक्टर। और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? नाइट्रिफिकेशन, सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम करता है। और कौन करता है? एजिटोबैक्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है अभिकथन ए एंड जो कारण आर
पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कंसीडर द assertion A and the reason are the select the correct answer using the code given below। देख assertion क्या है, the available energy of an ecosystem decreases with the length of food chain। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी एक इकोसिस्टम में। फिर रीजन क्या दे रहा है, एट ईच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन लार्ज proportions of the potential energy lost as heat। ज्यादा ऊर्जा का प्राय हीट के रूप में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्रत्येक स्थानांतरण पर स्थितिज ऊर्जा का बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है। तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर करेंगे ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ए। तो हम ऑप्शन 3 को सही करेंगे, यानी एसर्टेशन जो दिया है रीजन आर बिल्कुल उसका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे। बिल्कुल सही है भाई, जितनी लंबी फूड चेन होगी, एक तो इतना तो आप कॉमन सेंस है, आपने एमएससी बीएससी में पढ़ा है कि जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना एनर्जी लॉस होगी, उतनी एनर्जी कम प्राप्त होगी और लास्ट वाले को एनर्जी बहुत कम मिलेगी, तो ये वजह है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारिस्थितिकी सेवा के प्रकार कॉलम फर्स्ट को उनमें दी गई सेवा से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही का चयन कीजिए। द मैच द टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विस कॉलम फर्स्ट विद द सर्विस rendered under the type of column second and the choose the correct answer using code given below। इन्होंने कुछ सेवाएं दी हैं और उन्होंने कोड दिया है कि कौन सी सेवा किसके अंतर्गत प्राय आती है, कौन सी सेवा प्राय किसके अंतर्गत आती है। तो जो प्रोविजन सर्विस है या प्रावधान जो सर्विस है ये किसके अंतर्गत आती है। तो अब इसमें से जो प्रावधान जो सर्विस है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो प्रावधान सर्विस जो प्राय है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो इसमें से प्राय कौन सा सही होगा, तो प्रावधान सर्विस आएगी तीसरे नंबर पे, वाटर सप्लाई पे। किस पे आएगी, वाटर सप्लाई पे। और फिर बी नंबर पे कौन आएगा, रेगुलेशन सर्विस किस पे आएगी, तो रेगुलेशन सर्विस आएगी फर्स्ट नंबर पे, CO2 फिक्सेशन पे। और जो सपोर्ट सर्विस है सी नंबर पे कौन आएगी, तो सी नंबर पे आएगा सेकेंड एक्चुअल एरिया प्रोटेक्टेड। और जो सोशल सर्विस आएगी वो किस पर आएगी, तो वो आएगी इको टूरिज्म पे। तो ऑप्शन इसका मतलब 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल में अधिक प्रजातियां एवं अधिक खाद्य स्तर सम्मिलित होते हैं। कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द फूड वेब इन्वॉल्व्स मोर स्पीसीज एंड मोर ट्रॉफिक लेवल। वो कहता है इनमें से वो कौन है जिसमें सबसे ज्यादा, देखिए फूड वेब जानते हैं कि जो फूड का नेटवर्क होना, यानी कई जो जाल होते हैं या जो कई सीरीज होती हैं वो सब आपस में मिल जाती हैं, तो प्राय उसे फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर डिकम्पोजर, तो वो जब सब आप पढ़ते हैं तो वो जब कई सारे ट्रॉपिक लेवल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे प्राय हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो इसमें किसका फूड वेब सबसे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल वाला होगा और सबसे जातियां ज्यादा होंगी, तो वो प्राय ओशियन का। किसका है, ओशियन का। तो नंबर 2 को सही लगाएंगे। वैसे वर्षा वन में भी बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, मगर जो सही माना गया है वो ओशियन को माना गया है। किसको माना गया, ओशियन को। तो नंबर 2 को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी प्रजाति को रेड डाटा बुक में दुर्लभ दर्जा प्राप्त है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ राजस्थान हैज द रेयर स्टेटस ऑफ रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आप सब जानते हैं, रेड डाटा बुक क्या होती है, तो ये प्राय IUCN पब्लिश करता है। ये क्वेश्चन बना है पीजीटी में, यूपी की पीजीटी में बना है कि रेड डाटा बुक को पब्लिश कौन करता है, तो IUCN करता है। इसको याद रखिएगा, कौन पब्लिश करता है, तो IUCN पब्लिश करता है। और इसमें वो जातियां रहती हैं या कैटेगरीज रहती हैं, तो प्राय दुर्लभ दर्जा किसको प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है एनोगाइसस सेरिसिया को। एनोगाइसस सेरिसिया को हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान।
ये राजस्थान के जो मित्र अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं और या असिस्टेंट पोस्ट तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम में उनको देखने को मिल सकता है। ये राजस्थान का स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the assertion A and reason R. The choose the correct answer using code given below. assertion क्या दिया हुआ है? Natural gas is an eco-friendly fuel. जो नेचुरल गैस होती है जैसे कि सीएनजी वगैरह है, तो ये कैसी होती है? तो ये कहता है कि इको फ्रेंडली होती है। इको फ्रेंडली का मतलब है जो हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है या ज्यादा हानि नहीं करती है। रीजन क्या है? द प्रोड्यूसेस फ्यू पोल्यूटेंट्स एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड per unit energy than any other fossil fuel on the combustion. जलाने या किसी भी अन्य जीवाश्मी ईंधन से कम प्रदूषक और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति इकाई ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कम ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर ए। बिल्कुल सही है भाई। इको फ्रेंडली तभी होगी जब अगर वो जल रहा है, वो फ्यूल अगर जल रहा है और उस फ्यूल के जलने से जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं वो अगर कम निकलते हैं या पोल्यूटेंट्स की मात्रा कम होती है, तो हम उसे किसके नाम से जानते हैं? तो वो प्रायः हमारे इको फ्रेंडली बोलेंगे। तो ए भी सही है और आर उसका वर्णन जो कर रहा है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों के सही अनुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। कहता है कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है, विभिन्न श्रेणियां, कौन सा क्रम कौन कौन सा हम लगा कर चलते हैं, प्राय कौन कौन सा क्रम लगाकर चलते हैं। तो बता दें कि पहले तो अति संवेदनशील आती ऐसी जातियां जो मतलब इंडेंजर्ड नहीं है या विलुप्त नहीं है, मतलब मगर संवेदनशील है, अगर उन पे ध्यान न दिया गया तो कुछ वर्षों बाद विलुप्त हो जाएंगी। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ ऐसी है कि मतलब ऐसी स्थिति है कि जरा सा भी हिचकोला हुआ तो वो विलुप्त हो जाएंगे, तो दुर्लभ वाला। लुप्त प्राय क्या होगी? लुप्त प्राय का मतलब हुआ उनकी गिनी चुनी संख्या बची है और कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाएंगी। और विलुप्त क्या है? जो मतलब खत्म हो चुकी है। तो ऑप्शन 3 सही होगा, वल्नरेबल, रेयर, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। एंडेंजर्ड का मतलब विलुप्त होने की कगार पे हैं। दुर्लभ का मतलब है अभी वो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगे कुछ समय बाद, और अति संवेदनशील जो है वो किसी समय दुर्लभ हो जाएंगी। तो क्रम ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैब। यूनेस्को मैब के अप्रैल 2018 के उद्घाटन के अनुसार भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क के भाग हैं? एज द पर ऑफ अप्रैल, ये पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2018 का डाटा दिया है, और अब जो पूछेगा तो 2022 का पूछेगा। तो एज पर द अप्रैल 2018 अपडेट द यूनेस्को से पूछ लेता है कि मैब किसके प्रति समर्पित है? तो यूनेस्को। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व द इंडिया आर ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो कितने हैं? 89 का हम सही क्या करेंगे? तो 3 है, 11, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से एक आदर्श ईएलए प्रक्रम के उन चरणों का चयन करिए जिनसे जन सामान्य की सहभागिता की आवश्यकता होती है। ईएलए क्या होता है? पहले तो हम ईएलए देख लेते हैं। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। असेसमेंट ये होता है। तो कहता है दिए गए कूटों की सहायता से एक आदर्श यानी सिलेक्ट द स्टेप एंड द आइडियलाइज्ड ईएलए प्रोसेस दैट द रिक्वायर्ड द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से वो कौन है जो इसमें ईआईए प्रोसेस में जरूरी होते हैं? तो प्राय इनमें से कौन है? तो इनमें से प्राय कौन है? तो प्राय है ACE, यानी ए में आ गया स्कोपिंग यानी प्रयोजन, और सी में आ गया अल्पीकरण यानी मिटिगेशन, और ई में आ गया हमारा रिव्यू। तो ये 3 सम्मिलित हैं। तो ACE ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है 91 नंबर,
उसमें कंसीडर द एसर्टेशन ए एंड द रीजन आर द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ये एसर्टेशन वाले आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन। एसर्टेशन क्या दिया? ब्लैक कार्बन कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ब्लैक जो कार्बन है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि में सहायक है, बिल्कुल सही है। ब्लैक कार्बन बिहेव्स लाइक ब्लैक बॉडी। ये काली क्या बोलते हैं, ब्लैक कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। अब इसका आंसर सही क्या करेंगे? तो इसका आंसर सही करेंगे कौन सा? बोथ ए आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ठीक है। एक्चुअली में जो आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कार्बन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इतना तो आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब ये कैसा काम करता है? तो ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट को। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? 3 नंबर। गलत कथन का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हैं और उसने कहा है कि गलत स्टेटमेंट का चयन करिए। तो चलिए करते हैं चयन। ओवरऑल द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टूवर्ड द इक्वेटर। भूमध्य रेखा की तरफ समग्र जैव विविधता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। गलत का चयन करना ना। बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन टेम्परेट रीजन देन द ट्रॉपिक रीजन, यही गलत है। दूसरा, जैव विविधता उष्ण कटिबंध क्षेत्रों से अधिक समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में जो जैव विविधता होती है मित्र वो कम होती है। अब मान लेते हैं ध्रुव प्रदेश है, वहां ना तो ज्यादा जीव जंतु मिलते हैं ना तो वहां ज्यादा आपको पेड़ पौधे मिलते हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण होता है। द सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। सॉइल पोल्यूशन प्रायः किसके द्वारा होता है? फसल काटने की आधुनिक तकनीक के कारण, एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन के कारण, वन रोपण के कारण, औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट के कारण। सबसे ज्यादा किसके कारण होता है? तो वो प्रायः होता है इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्टेज के कारण सबसे ज्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। देखिए, फसल काटने में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होने का चांस ही नहीं। एकीकृत हानिकारक कीट प्रबंधन के कारण, तो कीट प्रबंधन जो करते हैं उससे भी सॉइल पोल्यूशन होने के चांस कम रहते हैं। और वन रोपण, वनों को लगाते हैं तो उसके कारण भी नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट जो होते हैं उसके कारण जो होता है वो सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मनाए जाने वाले विभिन्न दिवसों को कॉलम फर्स्ट में दिया गया है और उनके दिनांक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसमें कैसे क्या कब और कैसे आया, तो देख लेते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सॉरी 22 नहीं, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो दिवस है वो प्रायः मनाया जाता है कब? 22 मई को। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वो प्रायः बी में कौन सही करेंगे? तो बी में फर्स्ट को सही करेंगे, 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो सी में कब सही करेंगे? तो सी में सेकेंड को सही करेंगे। कब? 22 मार्च को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। डी, डी में क्या सही करेंगे? तो डी में थर्ड को सही करेंगे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है 5th, ये सही आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरे नंबर का, ध्यान रखिएगा कौन सा सही होगा? तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैले तेल के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फैले तेल के जैव उपचरण हेतु प्रयुक्त सुपर बग है। द सुपर बग यूज्ड फॉर द बायो रेमिडेशन इन ऑयल स्पिल। समुद्रों में जो तेल के जहाज होते हैं तो अगर वो फट गए, टूट गए, तो बहुत सारा तेल समुद्र की सतह पर होता है, जिससे वहां की मछलियां मरने लगती हैं, वहां की चीजें नष्ट होने लगती हैं। तो एक सुपर बग यूज किया जाता है। इस चक्रवर्ती नाम के, मोहन चक्रवर्ती, मोरे साइंटिस्ट का नाम मोहन चक्रवर्ती था या ऐसे नाम था? चक्रवर्ती नाम तो लगा है बाद में।
तो उन्होंने, मोहन चक्रवर्ती था शायद, उन्होंने स्यूडोमोनास पिट्यूडा एक बग बनाया था। बग का मतलब इसको मॉडिफाइड किया था, और ये क्या करता है, उस तेल को रिमूव कर देता है। इसे सुपर बग के नाम से जानता है। किसके नाम? सुपर बग। तो स्यूडोमोनास पिट्यूटा, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा कठिन लेवल का है, मगर एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। जल के कीटाणु शोधन में सर्वाधिक अक्रियाशील है, द मोस्ट रिएक्टिव डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर इज। वह कहता है जल के कीटाणु शोधन के लिए सर्वाधिक अक्रियाशील है, तो HOCl सर्वाधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, द फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग ऑफ वेविलो। आपने जब BSc थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा, अब तो मुझे नहीं पता, ये नेप चालू हो गया है, नई शिक्षा नीति आ गई, तो थर्ड ईयर में अब क्या आ गया है नहीं बता सकते। नहीं, पहले थर्ड ईयर में जब आप प्लांट पढ़ते थे कि ओरिजिन स्थल क्या है, या प्लांट के उत्पत्ति के स्थान क्या है, तो वहां वेविलो नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? वेविलो। तो इन्होंने जेनेटिक डाइवर्सिटी के ओरिजिन ऑफ सेंटर दिए थे। क्या दिए थे? ओरिजिन ऑफ सेंटर। तो उसने कहा है, वेविलो ने 1935 में कितने ओरिजिन ऑफ सेंटर दिए थे? तो इन्होंने प्राय 8 ओरिजिन ऑफ सेंटर दिए थे। कितने दिए थे? 8। ये आप BSc में आप किताब उठाएंगे, मैं बता भी रहा हूं, जहां ओरिजिन सेंटर दिए हैं कि वेविलो ने उनको 8 भागों में बांटा था, और बाद में इन्होंने इसको सब डिवाइड करके 11 भागों में बांटा था। तो चूंकि शुरुआत पूछ रहा है, तो हम 8 को सही करेंगे। वेविलो के अनुसार खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के केंद्र अधिकांशता थे। वेविलो के अनुसार खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के अधिकांशता केंद्र थे। तो वेविलो के अनुसार जो खेती वाले पौधे थे वो कहाँ उत्पत्ति हुए, उनका कहना ये है। ये प्राय कहाँ उत्पत्ति हुए, तो ये प्राय कहाँ होते हैं? माउंटेन्स रीजन में। इनका कहना था कि ये सारे पौधे पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न हुए, जो आज हम लोग खेती में प्रयोग करते हैं। अब आता है थार रेगिस्तान के औषधि पादपों के वनस्पति नाम, उनके सामान्य स्थानीय नामों में सम्मिलित कर नीचे कूटों को देखिएगा, देख लीजिएगा कौन कहाँ आता है। ये नाम दिए हैं, और इकोनॉमिक जूलॉजी का, इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किसका है? गूगल। फेस्टुला दिया, कैसिया फेस्टुला, अमलतास। कैसिया एंग्वेस्टिफोलिया, ये किस में आता है? सेना। कौमी जो फोरा मुकुल मुकुल आता है, ये किस में आता है? तो ये आता है गूगल। कौमी फोरा मुकुल। कैसिया फेस्टुला किस में आता है? ये आएगा अमलतास। कैसिया फेस्टुला। साल्वेडोरा, जो साल्वेडोरा ओलियोइडिस आता है, ये किस में आता है? साल्वेडोरा ओलाइडिस, ये आएगा जाल ट्री में। और सिट्रुलस कोलोकाइंथिस जो है, ये किस में आएगा? तो आएगा इंद्रायण में। इंद्रायण में किसमें आएगा? इंद्रायण में। ये आपका ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा। कौन सा सही होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित खाद्य मूलों के पादप रागी का वानस्पतिक नाम क्या है? द बोटेनिकल नेम ऑफ रागी फिंगर मिलेट्स। ये इकोनॉमिक बॉटनी की क्वेश्चन है। फिंगर मिलेट ए प्लांट विद द पोटेंशियल फूड वैल्यूज, ये किसका नाम है? किसका नाम है? तो ये प्राय जो रागी का नाम होता है वो है क्या? एल्विसाइन कोराकाना। एल्विसाइन कोराकाना। तो ऑप्शन 4 सही होगा।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।